साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, आप सबके बीच आज इसलिए सुबह सुबह लाइव हूं क्योंकि आज राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती है। आज 3 जनवरी है और 1831 में उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सतारा में। और इसीलिए मैं माता सावित्री फुले जी की जन्म जयंती पर आज आप सबके बीच उनके बारे में एक छोटा सा प्रयास रहेगा बताने का, जिससे कि हमारी जो आज महिलाएं हैं जिस प्रकार से पाखंड में लिप्त हैं और तमाम प्रकार के पाखंडी जिस प्रकार से वो उनके पारिवारिक बातों को कह के और बड़े बड़े पंडालों में जिस प्रकार से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके और समाज का दोहन करते हैं, इसी बीच मैं माता सावित्री फुले के बारे में बताऊंगा। कुछ प्रयास रहेगा मेरा, आप सभी जुड़ जाएं और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि माता सावित्री फुले कौन है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों करना पड़ा, क्या उन्होंने इसके पीछे तपस्या की, क्या उन्होंने इसके पीछे परिश्रम किया, कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे कैसे उनके ऊपर मतलब जो मनुवादी सोच के लोग थे उन्होंने किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया। इन सब के चीजों को लेके मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं। वाकई आज एक ऐसी हस्ती या ऐसे महापुरुष या ऐसी मातृ शक्ति की बात कर रहा हूं जो वाकई इस देश के लिए बहुत गर्व की बात है। उनका नाम है माता सावित्रीबाई फुले। उनको क्रांति ज्योति भी कहते हैं। आप राष्ट्रपिता हैं, शिक्षा के जनक, उनको क्रांति सूर्य कहते हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। और माता सावित्री फुले को क्रांति ज्योति कहते हैं। क्रांति ज्योति इसलिए कहते हैं क्योंकि शिक्षा के लिए जो उन्होंने किया महिलाओं के लिए वो किसी ने नहीं किया, न किसी विदेशी व्यक्ति ने किया, न किसी अपने स्वदेशी व्यक्ति ने किया। और माता सावित्री फुले जो हैं वो हमारे ज्योतिबा फुले जी की पत्नी थी। और माता सावित्री फुले जी की जो शादी है वो 9 वर्ष की आयु में हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ और 9 साल के बाद उनकी शादी हो गई। और महाराष्ट्र के सतारा में उनकी शादी हुई। इसके बाद ज्योतिबा फुले साहब पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने माता सावित्री फुले को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि इनको मतलब जब वो कुछ भी स्टडी करते थे तो इनका मन भी लगता था पढ़ाई लिखाई में, तो इन्होंने भी उनको पढ़ाया। इसके बाद जब इनको ये लगा कि हमें भी मतलब मातृ शक्ति को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, तो माता सावित्री फुले ने फिर बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। और इस बीच उनको जो आप देख रहे होंगे कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया, उनके ऊपर पत्थर फेंके जब वो बेटियों को पढ़ाने जाते थे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है कहीं ना कहीं फातिमा शेख का भी है। फातिमा शेख उन्होंने भी काफी योगदान दिया है इस क्षेत्र में, लेकिन माता सावित्री फुले जो हैं उनका योगदान अतुलनीय है। और इसीलिए मतलब दोनों का बराबर है, पर इनका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया है और ये मनुवादी सिस्टम के बीच उनको ऊपर गोबर फेंका गया, उनकी साड़ी खींच दी गई, तमाम प्रकार की यातनाएं। क्योंकि आप जानते हैं आज भी कई ऐसे गांव क्षेत्र हैं जहां पर जैसे बोले एससी समाज, दलित समाज को कहीं कहीं आज भी उन्हें मतलब जूते पहन के या चप्पल पहन के उनके कई ऐसे घरों के सामने से निकल नहीं पाते हैं। आज भी मैं बुंदेलखंड में अगर कहीं मुझे लगता है अगर आप जाएंगे तो ऐसे कुछ घर मिल जाएंगे अभी भी, या ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पे आज भी महिलाएं चप्पल अपने हाथ में लेके और कई बड़े लोगों के जो उनको बोलेंगे या मनुवादी लोगों के घर के सामने से मतलब चप्पल हाथ में लेके निकलना पड़ता है। तो ऐसे इस आप सोचो कि 1831 में जब उनका जन्म हुआ और 9 साल के बाद मतलब आप 40 में उनकी शादी हो गई। इसके बाद आपने को बताना चाहूंगा कि 1948 में
मतलब उन्होंने विद्यालय खोला। किसने? ज्योतिबा फुले साहब ने मिलके, माता सावित्री फुले की जो इच्छा थी कि हम बेटियों के लिए विद्यालय खोलें, तो उन्होंने 9 लोगों को, मतलब 9 बेटियों, जो बेटियां थी अलग अलग समाज की, उनको लेके एक विद्यालय खोला 1948 में। फिर 1954 में उन्होंने 4 विद्यालय खोले और 64 में भी उन्होंने शिक्षा के लिए काफी काम किया अलग अलग जगह पे। 64 में उन्होंने विधवा जो महिलाएं हैं उनकी, महिलाओं की जो, क्योंकि एक प्रकार से अगर आप कहें तो माता सावित्री फुले एक प्रकार से एक नेता भी हैं, एक शिक्षिका भी हैं, एक नेता भी, उन्होंने नेतृत्व भी किया और कई जगह महिलाओं, जो विधवा महिलाएं हैं उनको इकट्ठा करके और उनके लिए लड़ाई भी लड़ी। विधवा महिलाओं के लिए, विधवाओं की शादी भी जो है उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। और मतलब महिलाओं के लिए जो संघर्ष अगर भारतवर्ष में किसी ने किया है तो वो माता सावित्री फुले ने किया है। चाहे वो इस देश के अंदर कोई भी महिला हो, अगर आज जो शिक्षा ग्रहण करने को और बड़े बड़े कलेक्टर से लेके दुनिया का जो आप बन पा रहे हैं, वो माता सावित्री फुले की देन है और महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है। वो माली समाज से आती थी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी और वहीं पे उनकी शादी ज्योतिबा फुले साहब के साथ हुई थी सतारा में। इसके बाद 1990 में ज्योतिबा फुले साहब की जो है प्रणाम दिवस हो जाता है। तो प्रणाम हो जाने के बाद मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी मतलब आपको बता देना चाहता हूं कि माता सावित्री फुले ने ही उनको आग दी थी, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे परिवार में, उन्होंने किसी को नहीं वो किया था, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमारा परिवार होगा तो हम इसमें लग जाएंगे और हम जो आज हमारे समाज की पीड़ा है, 90% समाज जो है जो मनुवाद में ग्रसित है, कहीं शिक्षा नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार के उन्होंने काम किए, इसलिए अपने खुद के बच्चे नहीं किए। आप सोचिए, माता सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे करने का कोई प्रयास नहीं किया और इसलिए उन्होंने खुद अपने पति को आग दी। ये भी मतलब आप विचार करिए कि कितना बड़ा सोच रही होगी उनकी। और क्योंकि ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं इतिहास जो है उसको समझना चाहिए कि अगर किसी न किसी ने तो सर्वप्रथम संघर्ष किसी न किसी चीज के लिए किया है, जिसके कारण आज उसमें मतलब वैचारिक जो है वो कहीं ना कहीं क्रांति खड़ी हुई है। आप देखिए उस समय जब आप विचार करिए 90 में ज्योतिबा फुले साहब को मतलब कि जब मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने खुद ने मतलब उनको आग दी और इसके बाद लगातार फिर संघर्ष शिक्षा के लिए किया है। और एक कोई पहले करके कोई एक बीमारी आई थी, तो उसमें जिस प्रकार से आपने देखा होगा हैजा, इस प्रकार की जो बीमारी होती है, तो आपको बताऊं कि बच्चों को, अछूत बच्चों को कुछ अधिकारी लोग उठा के नहीं ले जा रहे थे, उठा के ले नहीं जा रहे थे। तो ये जो हैं अपने मतलब उठा के उन बच्चों को इलाज कराने के ले गई, पर ये भी उससे ग्रसित हो गई और इनका भी मतलब परिणाम हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है, माता सावित्री फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरी इस आवाज के साथ पूरे देश के लिए लोगों को मतलब भारत रत्न के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसी महिला ने इस प्रकार का संघर्ष नहीं किया है। भले ही आप लोगों को कहना कुछ प्रकार का रह सकता है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमें ये आवाज उठाना चाहिए कि माता सावित्री फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के लिए अगर महिलाओं के लिए किसी ने किया है तो सर्वप्रथम महिला हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए किया। और उस समय जब इतना मनुवादी सिस्टम था कि लोग SC ST के लोग पढ़ नहीं सकते थे, उस समय एक महिला ने जो संघर्ष किया पढ़ लिख के, वो वाकई बहुत ही अतुलनीय है। मतलब इस पर आप अगर देखें तो वो दिन याद कर सकते, मतलब आप अपने जो आज जैसे कोई इस वीडियो को सुने और वो जो 40-50 साल का है, तो वो अगर अपने ही जन्म के जो हुआ है उस समय के बारे में सोचे कि कितना ज्यादा जातिवाद, कितना ज्यादा छुआछूत, कितना भयानक मतलब इस देश के अंदर ये बीमारी जो थी, इस बीमारी को भी अगर किसी ने एक प्रकार से इस बीमारी को खत्म करने के लिए जो डॉक्टर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, इनको डॉक्टर बोलेंगे, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख और साहूजी महाराज, ये जो महान शख्सियतें थीं, इन्होंने ना बाकी इतना सब कुछ नहीं किया होता तो आज हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। और आज भी देखो उनका जो प्रयास है मनुवादी लोगों का, वही प्रयास है कि इन्हें शिक्षा ना मिले। जो हमारे महापुरुषों ने किया, आज सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया,
जो बहुत ही मतलब गंभीर विषय है पूरे देश के लिए, और इस पर सोच नहीं कर रहे। और दूसरी बात, मैं लाइव में एक चैप्टर और जोड़ूंगा कि जो MBBS के छात्र हैं और जिन्होंने एडमिशन लिया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने जब ये इनका एडमिशन हुआ है तो इनसे ये कहा गया है कि आपकी मतलब ये स्कॉलरशिप है वो पूरी की पूरी मिलेगी। और अभी आपको एक कल की घटना है जिसमें ये पता चला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15% स्कॉलरशिप में कटौती की है। मतलब जिसको 5 लाख स्कॉलरशिप मिलती थी या 2 लाख मिलती थी, उसको 15% स्कॉलरशिप कटौती कर दी। और वहीं आप देखें तो सवर्ण की मतलब बोले तो ब्राह्मण बनियों की जो स्कॉलरशिप है उसमें कोई कटौती नहीं की है। अब आप समझ सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो सवर्णों के बच्चों से भी कम दी जा रही है। मतलब सरकार ने आपकी स्कॉलरशिप का बजट खत्म कर दिया, बहुत कम बजट कर दिया है, और जिसके कारण ये मतलब हो रहा है कि आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। मतलब आपको आधी स्कॉलरशिप, कई कॉलेज जो हैं, आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो स्कॉलरशिप बेस पे लेते हैं बच्चों को, लेकिन जब सरकार ने स्कॉलरशिप आधी कर दिया, मतलब 15% कम कर दी है, आधी नहीं 15% कम कर दी है, तो वो जो कॉलेज हैं वो फीस मांग रहे हैं बच्चों से। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 3-5 लाख रुपए वो होती है, 6 लाख रुपए करीब, मतलब आपको पता नहीं चलता है। बहुत बड़े बिजनेस हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जो है। तो इन्होंने मतलब अब जब स्कॉलरशिप नहीं दी सरकार ने तो वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज हैं, MBBS कर रहे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से। तो अब उनको ये बड़ी समस्या हो गई कि जो गरीब समाज के लोग थे जो पढ़ रहे थे, अब वो कहां से लाएगा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कहां से लेके आएंगे? वो स्कॉलरशिप पे डिपेंड थे। अब स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा महत्व है, पर सरकार इसलिए खत्म कर रही है कि OBC वर्ग के, ये पिछड़ा वर्ग के बच्चे आगे ना आ जाएं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के बच्चे अगर आगे आ गए तो क्रांति होने वाली है, और क्रांति रोकने वाली नहीं है कितना भी रोक लें। पर फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं कि स्कॉलरशिप को जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर खत्म किया जा रहा है, ये एक प्रकार से ये मान लीजिए कि आपके बच्चों का गला घोटा जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आज ही मैं बात करता हूं बच्चों से और उनके अभिभावकों से, अगर हमारे साथ तैयार होते हैं तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, उनके कॉलेजों के सामने भी। और मेन जो इसका जो संस्था है जहां से भी चल रही है MBBS मध्य प्रदेश के अंदर जो है, उसमें भी हम लोग धरना देने का प्रयास करेंगे और जल्द ही इसकी घोषणा भी करेंगे, क्योंकि ये लगभग 500 हमारे छात्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 500 छात्र ही पूरे के पूरे परेशान हैं। और ये अलग अलग बैंकों में जाके मतलब लोन लेने के लिए, एजुकेशन लोन के लिए घूम रहे हैं, और एजुकेशन लोन भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि बैंकों में सारे के सारे सब बड़े पदों पे सवर्ण बैठे हैं, मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं। लोगों को लगता होगा कभी कभी कि बड़े साफ शब्दों में महेंद्र सिंह लोधी सवर्णों का विरोध करता है। देखिए, हमारी मजबूरी नहीं है, कोई हमें दबा रहा है, कोई हमें प्रेशराइज नहीं कर रहा है। हम खुद देखते हैं ये बात, हमें खुद समझ में आता है कि वाकई ये लोग जातिवादी होते हैं, ये हम लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अभी थाने जाइए रिपोर्ट लिखाने, आप अगर पिछड़ा वर्ग से हैं, ST हैं, तो आपको इग्नोर किया जाएगा। और अगर आप अभी सवर्ण जातियों में हैं तो आपको जल्द से जल्द आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। जैसे अब तहसील में भी सवर्ण जातियों के हैं तो आपको जल्द काम हो जाएगा, थाने में हो जाएगा, कलेक्ट्रेट में हो जाएगा। मतलब क्यों? इसलिए क्योंकि वो समाज इकट्ठा है, वो समाज इकट्ठा है, और वो समाज जानता है कि हमें मतलब कैसे राज करना है, और यहाँ मूल निवासियों पे, इस देश के मालिकों पे। तो ये उनको मालूम है, इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं, और आपको वो अलग अलग जातियों में बांट के आपको बर्बाद करके रखे। इसलिए सभी को एक होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत गंभीर आने वाला है। आपके बच्चों को वैसे भी, अब ये मैं कहना चाहता हूं कि जिनके बच्चे, जैसे आज किसानों के बच्चे हैं और उनके बच्चे हो गए हैं, तो अब उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही गंभीर सवाल है ये। मतलब कैसे पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल खत्म हो चुके हैं और प्राइवेट में आप पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मैं बताऊं
कि मेरी बेटी को भी मुझे, क्योंकि मैं कहीं दूर रहता हूँ तो वहाँ पे मुझे बेटी को पढ़ाना पड़ रहा है। तो मेरी बेटी अभी नर्सरी में है और उसके स्कूल में मैं, अब मुझे पता है कम से कम 40,000 रुपये मेरा लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उनके बच्चे पढ़ा कैसे पाएंगे। हम जैसे लोग, हमारे भी जैसे बड़े भाई हैं, तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये बहुत ही चिंतनीय है, इस पर क्रांति की जरूरत है। और शिक्षा के लिए बहुत ही, अगर हम गंभीर नहीं हैं तो ये पूरा का पूरा ब्राह्मण बड़ियों की एक संस्था बन जाएगी और उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके ही लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको ही उसमें फायदा मिलता है। आपको बता दूं कि ये टीचर भी वही वो लोग बनते हैं उसी में, और प्रिंसिपल भी वही लोग बनते हैं। शिक्षा का पूरा जितना है, मतलब उनका ढांचा है, उसमें सारे के सारे वही लोग घुस जाते हैं। तो हमारे लोगों को कुछ उसमें मिलने वाला नहीं है, और आने वाला 10 से 15 साल के अंदर सारा सब कुछ तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ आप एक इंसान के रूप में गुलाम व्यक्ति होंगे और उनकी गुलामी आपको करना पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आज माता सावित्री फुले क्रांति ज्योति जो हैं, उनका आप जन्मदिन मनाइए, जयंती मनाइए, उनके बारे में याद करिए। उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष महिलाओं के लिए किया है, पूरे बहुजन समाज के लिए किया है, उसको याद करिए। और आप अपने बच्चों को, बच्चियों को उनके बारे में बताइए, क्योंकि आपको, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये बात, क्योंकि आपके बच्चियों को मालूम ना होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड में लिप्त होकर बेटियों को, महिलाओं को ये बताया जाता है कि आप उपास रहोगे तो आपको अच्छा पति मिलेगा, आप इतने इस दिन उपास रहोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, इस दिन आप उपास रहोगे तो आपकी धन संपदा बढ़ जाएगी। ये दुनिया भर के जो पाखंडी जो काम कर रहे हैं, और नए नए पाखंडी भी आए हैं। जो एक तो भी बताया गया है कि एक पाखंडी बोल रहा है कि राम के 5 बाप थे, और तरह तरह की बता रहा है कोई, मतलब अब ये बताइए, अब ऐसी चीजें समाज में लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की के बारे में कुछ भी, जैसे कोई भगवान, आपको लग रहा है कि भगवान एक कोई डर पैदा कर दिया है आपको, तो क्या है ना, लोग ना उस डर के कारण गलत भी कोई बोलता है तो उसका मतलब सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अभी न्यू राइज एक बागेश्वर का वो है, वो दमू में बोला है कि भगवान, मतलब राम के 5 बाप थे, वो लोगों ने मान भी लिया। उन्होंने बोल दिया अग्नि थे, ये जटायु थे, ये थे, वो थे, उन्होंने बोल दिया, तो लोग भावनाओं में बह के मान भी लिए। अब मैं बताऊं आपको, बाप एक ही होता है, चाहे किसी का भी हो। मैं ये टिप्पणी इसलिए किसी पे नहीं करना चाहता क्योंकि सबकी अपनी आस्था है, जहां जहां जो लोग, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए ऐसे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि किस, मतलब बाप एक ही होता है। चाहे वो आप मजाक में भी बाप नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि सीधा संबंध उस मां से हो जाता है उसका। अगर किसी को बाप बनाते हो, आप पिता बनाते हो, आप बड़े पापा बोल सकते हो, मतलब अगर मतलब पिता के आप भाई हैं तो मतलब आप एक भाषा अगर आपने उपयोग करी है तो वो अलग बात है कि पिताजी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो लेकिन वो पिता नहीं हो सकते हैं, बाप नहीं हो सकते हैं। बाप एक ही हो सकता है, चाहे किसी प्रकार से भी। अगर ऐसा लिखा भी गया है तो वो गलत लिखा गया, मैं ऐसा मानता हूं। अगर किसी ग्रंथ में ऐसा लिख भी दिया गया है कि राम के 5 बाप हैं, वैसे ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लिखा गया है, अब बताइए, मतलब पहली बात तो उस पर FIR करें ये लोग जो अंधभक्त होते हैं। अब अंधभक्त तो अगर ये बात कोई और बोलता, महेंद्र सिंह लोधी बोलता या कोई और बोलता, तो अभी तक मुझे लगता है हवालात पहुंच गया होता। लेकिन क्योंकि बागेश्वर ने बोला है, वो जो बोले वो सही बोल रहा है, तो भैया आप भाई लोग जानो क्या वो सही है क्या गलत है। अब आप लोग एक्सेप्ट कर लें 5 बाप हैं, तो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे भैया कि 5 बाप हैं, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 बाप कैसे हो गए ये समझ से परे है, और ये तो बागेश्वर को बताना भी चाहिए कि आखिर तुम बाप किसको मानते हो, बाप कौन होता है। ये बात जो है पूरे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं आस्था है कि किसी न किसी धर्म में, किसी न किसी, जो आप समझ सकते हैं। तो ये बात जो है इस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है कि किसी के इतने बाप हैं, किसी के ये हैं, कोई मेंढक से पैदा हुआ है, कोई मछली से पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ है, कोई
पसीने से पैदा, मतलब जो चाहे वो बोलते हैं ये लोग। माने क्योंकि धर्म के नाम पे आप शिक्षित होने के बाद भी कोई गलत बोलता है तो उसकी आप विरोध नहीं करते हो। अरे वो 25-26 साल का लौंडा है, उसको क्या मालूम है कि क्या धर्म क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर और फिर इसके बाद भी एक भी हिंदू संगठन जो है वो सामने नहीं आएंगे। अब एक भी हिंदू संगठन सामने नहीं आएगा कि भैया राम के 5 बाप बोल रहा है सामने वाला, तो बाप का वो बता भी रहा है पूरा का पूरा और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत गलत वे पे जा रहा है इंडिया। धर्म के नाम पे कुछ भी कोई बोले उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। और तो साथियों, आज सावित्री फुले जी की जयंती है, उस पे पूरे ओबीसी महासभा परिवार की ओर से उनकी जयंती पे सबको बधाई है। और दूसरी एक बात और है कि आप सभी लोग आज जयंती भी मनाएं अपने अपने घरों में, और अपने अपने घर में चर्चा भी करें, अपने बच्चों को भी बताएं, बेटियों को बताएं, माताओं को बताएं कि सावित्री फुले कौन थी। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय पाखंड में जिस तरीके से हमारे लोग माने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और पाखंड देखो, कई लोग हैं जो ऐसी चीज जानते भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारा धर्म है, हमारे धर्म में हो रहा है तो चल ले दो। ये भी कहीं ना कहीं मूर्खता वाला काम है। अगर कोई चीज गलत कर रहा है कोई, उसका विरोध होना चाहिए। पढ़े लिखे की यही, क्योंकि पढ़ाया लिखाया भी इसीलिए है। अगर आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, क्या आपने देखा होगा गाँव इस तरह ये बोलते हैं अच्छा भैया वो पढ़ा लिखा है, अगर वो बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ऐसा बोलते हैं। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते लिखते थे, कोई चीज नहीं लेके आते थे गाँव में, तो अगर बोलते थे तो माने 80-80 साल के बुजुर्ग भी हमारी बात मानते थे। हम जबकि उस समय 14-15 साल के थे, और हमने बोल दिया कि नहीं नहीं ये ऐसा है, तो वो विश्वास करते थे उस पर, मुझे मालूम है। तो जरूरी है शिक्षा अगर आपने ग्रहण की है तो आप अच्छा मतलब जो सही है वो करें। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी ने बोल दिया कि मतलब तुम्हारे 5 बाप हैं, और कोई बता दे कि बड़े पापा, छोटे पापा, हल्के पापा, मैंने अगर ऐसा भी कर दिया तो क्या माँ के साथ संबंध थोड़ी है उसके। माँ और बाप एक होता है, लेकिन आप अपनी भाषाएं अलग अलग उपयोग करके नए जमाने में कुछ ही बोल सकते हो। लेकिन अभी नया ये सिस्टम जो है बड़ा दुखद है कि बताओ किसी को 5 बाप बोल दिया जाता है। चलिए, वो जिन्होंने बोला वो जाने, अपन ने तो कोई मतलब नहीं है। अपन तो शिक्षा का जो मिशन वो चलाएंगे, अपने हक अधिकारों को लेके चलेंगे। हमें इनकी धर्म से और इनकी चीजों से मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत। माता सावित्री फुले जी की जयंती पे पुनः आपको शुभकामनाएं। और जरूर आप आज सभी लोग जहां जहां भी हैं, और माता सावित्री फुले के ऊपर जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें पहुंचे। दमोह में है, टीकमगढ़ में भी है, सब जगह, मतलब ग्वालियर में कार्यक्रम रखा गया, भिंड मुरैना से लेके छिंदवाड़ा में भी रखा गया है, बालाघाट में रखा गया है, मतलब ऐसे जबलपुर में, बहुरीबंद में, कटनी में, सतना, ग्वालियर, दमोह, पन्ना, सब जगह पूरे जिलों में कम से कम 45 जिलों में ओबीसी महासभा आज कार्यक्रम है सावित्री फुले के ऊपर। और सागर में भी हमारे हेमराज जी देख रहे हैं, तो सभी लोग इस कार्यक्रम को करें, उनके बारे में बताएं, माताओं को बताएं, माताओं को टारगेट करके बताएं। मतलब ये वीडियो भी अगर ये समर्पित है तो माताओं बहनों के लिए है, ये मतलब पुरुष लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें अगर हमारी जाग गई तो जल्द क्रांति हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा बागेश्वर की भीड़ में मतलब 90% महिलाएं जाती हैं। बागेश्वर की भीड़ में 90% महिलाएं जाती हैं। वो जो बोले उसको स्वीकार करती हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सही बोल रहा है, क्योंकि ये भगवान का रूप है। उसने अपने आप को भगवान बना दिया है सामने वाले ने। अगर वहीं आप मांग लें कि मेरे बच्चे 10वीं पढ़ा हुआ है, 12वीं कर दीजिए, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, तो नहीं दे पाएगा। इतनी सी तो ताकत है इनकी, छोटी सी, इतनी मतलब इतने कमजोर लोग हैं ये, सिर्फ पाखंड फैला सकते हैं। अगर आप कह दें कि भैया मेरा खेत नहीं सिंचा है, चना मेरा सूख रहा है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, पानी गिर जाए, पानी आ जाए, आशीर्वाद, बता दे पाएगा? लेकिन वो फिर भी लोग उनके भ्रम में हैं कि बच्चे के लिए आशीर्वाद, बच्चे हो जाते हैं। अरे बच्चे तो होते ही हैं, बच्चे पति पत्नी के से होते ही हैं। अगर कोई कमियां होती तो जो मेडिकल से भी ट्रीटमेंट चलते हो जाते हैं।
और जड़ी बूटियां होती हैं, वो सब चीजें होती हैं, लेकिन आप कहो कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूं कि मतलब ये वो लोग हैं जो पाखंडी लोग हैं। अब मान लो आपको धूप लग रही है, अभी मान लो आपको ठंड लग रही है बहुत सारी, अब आप भजें कि मुझे ठंड खत्म हो जाए, तो नहीं होगी। ये सब सारी चीजें बहुत सोचने विचारने की हैं। जहां पानी नहीं है वहां पानी के लिए क्या ये कह सकते हैं कि पानी आ जाए, लाइट नहीं है लाइट के तार बिछ जाएं, रेल की पटरियां नहीं है तो क्या उसके लिए आशीर्वाद दे तो रेल की पटरियां बिछ जाएं, गरीबों के लिए कुछ एरोप्लेन चला दिए जाएं। ये लोग क्या इतना नहीं कर सकते? जब इतनी बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हैं, इतनी बड़ी, तो कुछ आशीर्वाद दे दें कि भैया देखो हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आज से 50 प्लेन गरीबों के लिए, जहां जाना हो जाइए बैठिए। ये जो है काल्पनिक जो झूठा फैलाया जा रहा पूरे देश के अंदर, इससे बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है। और हम लोग कोई धर्म विरोधी नहीं है, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये माता पिता ने पढ़ाया लिखाया है तो उसका हम लोग अनुसरण किए हुए हैं और उसका हम लोग सही निचोड़ निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय भीम।